हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जय वर्मा एटा एडवांस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार आनंदमय होगा। और हमारे एटा एडवांस से जो क्लासेस थे यूट्यूब पर वीडियो पढ़ रही हैं उनको आप देख रहे होंगे, चाहे मैथ की हो या रीजनिंग की हो या फिर जो हमारा सेशन चल रहा है धुआं धुआं पॉलिटी का सीरीज चल रहा है उसको आप देख रहे होंगे। और उसी सीरीज में जो पॉलिटी का धुआं धुआं सीरीज है उसी में हम अपनी आज अगला टॉपिक लेके आए हैं। हम 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसमें भारतीय संविधान का विकास और संविधान सभा। आज हम अपना जो अगला टॉपिक लेके आए हैं वो है अनुसूचियाँ। ठीक है, अनुसूचियों के बारे में हम बात करेंगे कि अनुसूची क्या है और अनुसूचियों की मूल संख्या क्या थी और अभी वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है और ये कब कब जोड़ी गई हैं। ठीक, तो देखो आपको मैं एक बात बता दूं कि आप लोगों को जैसा मैं यहाँ आपको समझाऊंगा उसके अकॉर्डिंग और जो मैंने यहाँ पे अपना जो डाटा दिया है आपको उसी में अच्छे से उसी का नोट्स बनाकर तैयार करना और रिवीजन करना। हर वीडियो में मैं आपसे बोलता हूँ कि वीडियो देखने मात्र से काम नहीं चलेगा, आपको नोट डाउन करके इसे बार बार रिवीजन करना होगा, तब आपके ये काम आएगा। नहीं तो आप जो आज देख रहे हैं ये भी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखते हैं अपना अनुसूची के बारे में। देखो, सबसे पहले अगर हम बात बताएं तो अनुसूची अनुसूची देखो, अनुसूचियों के अर्थ अलग अलग निकाले जा सकते कि अनुसूची क्या है, कैसे। अनुसूची का मैं मतलब बता दूं आपको, जब हमारे संविधान सभा के लोग संविधान निर्माण कर रहे थे तो उनके कुछ कार्यों का विवरण, जो कुछ कार्य या तो पहले हो गए हैं या जो बच गए हैं, उन्हीं की ये सूची है, उन्हीं कार्यों की एक सूची है। ठीक है, उन्हीं कार्यों की ये सूची है। जैसे हम लोग भी अपना कोई कार्य करते हैं तो पहले सारी चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं, फिर अध्ययन करने के बाद एक सूची तैयार करते हैं, वास्तव में लास्ट में एक लिस्ट तैयार करते हैं। वैसे ही संविधान के कार्यों, जो संविधान सभा कार्य कर रही थी, उस संविधान सभा के कार्यों की एक प्रकार से सूची थी जिसे बाद में संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, बनने के बाद तो अनुसूचियों की संख्या जो मूल संविधान में थी, हमारी मूल संविधान में मूल संविधान उस समय की बात कर रहा हूं, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 जब हमारा संविधान लागू हुआ, यहाँ बनकर तैयार हुआ। इस समय अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ कि हमारे संविधान में संशोधन किए गए और उन संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचियों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, बढ़ा दी गई। अब देखिए, 8 अनुसूची थी, फिर 8 से कैसे क्या हुई वो हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो अनुसूची वर्तमान समय में, वर्तमान में जो अनुसूचियों की संख्या है वो कितनी है? 12 है। ठीक है, 12 है ये हमारे अनुसूचियों की संख्या। 8 से ये 12 कब हुई है इसको हम समझेंगे, और इन 8 में पहले क्या था और जो बाद में जोड़ी गई हैं उनमें क्या है। देखो, तो प्रथम अनुसूची की अगर हम बात करें, प्रथम अनुसूची, तो इसमें क्या है? इसमें क्या है देखो, पहले आप लोग, मैं जो यहाँ समझा रहा हूँ सिनेरियो उसको समझ लेना, फिर बाद में आपको एक तरह से नोट्स टाइप का तो हम देंगे ही आपको, उसके आपको नोट्स बनाने। अब यहाँ सिर्फ सिनेरियो समझ लो अनुसूचियों का। प्रथम अनुसूची में ये लिखा गया है भारत, भारत या उसके राज्य या यूटी, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, केंद्र या संघ शासित राज्य, या भारत, भारत के राज्य या संघ शासित प्रदेश, या इन राज्यों की
राजधानियों, राजधानियों का वर्णन। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, भारत का नाम, भारत, राज्य, यूटी या उनकी राजधानियों के नामों का उल्लेख है। तो देखो, जब भी कोई भारत के राज्य में कोई परिवर्तन होता है तो वो समझ लो अनुसूची प्रथम में ही परिवर्तन हुआ है। जैसे आपने देखा होगा अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे दो अलग राज्य बने, ठीक है, और उन्हें यूटी भी बनाया गया। दमन दीव और दादरा नगर हवेली को एक साथ जोड़ा गया। तो ये किस में परिवर्तन हुआ होगा, आपसे यही पूछ लिया। अभी हाल ही में लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग राज्य बने हैं, यूटी, वो किस अनुसूची के तहत बने? तो वो आपका आंसर क्या रहेगा, प्रथम अनुसूची, ठीक है, प्रथम अनुसूची। अब द्वितीय अनुसूची की बात करें, द्वितीय की, इसमें क्या है, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनका वेतन, ठीक है, उनका वेतन, पेंशन और भत्ते, वेतन जो आपको सैलरी मिलती है, पेंशन जो आप रिटायर हो जाते हैं उसके बाद जो पैसा मिलता है उसे पेंशन कहते हैं, भत्ते जब आप क्या कर रहे होते हैं, नौकरी कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं या सरकारी किसी पद पर होते हैं, तो उस समय आपको या तो महंगाई भत्ता मिलता है, मतलब सैलरी के अलावा कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसे हम भत्ता कहते हैं। तो इसमें क्या है, द्वितीय अनुसूची में जितने भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी पद को धारण कर रखा है जिन्होंने भारत सरकार या केंद्र राज्य सरकारों में, उनके वेतन, पेंशन और भत्तों से संबंधित है, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसमें किसका पद वो वेतन नहीं है, तो एक व्यक्ति आते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, इनके वेतन की बात इस अनुसूची में नहीं की गई है। क्यों? रीजन है इसका, क्योंकि उपराष्ट्रपति कभी अपने इसका पद का वेतन नहीं लेते, वो किसका लेते हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं और उसी का वेतन लेते हैं। इसलिए इस अनुसूची में क्या हुआ है, इनके वेतन की बात नहीं की गई है, इनके स्थान पर राज्यसभा का जो पदेन सभापति है उसके वेतन की बात की गई है, ठीक। अगला हम देखेंगे, अभी तीसरी अनुसूची हमारी क्या कह रही है। तीसरी अनुसूची, तृतीय, थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, तृतीय अनुसूची, इसमें क्या है, जो हमारे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उनके शपथ से संबंधित है, शपथ से संबंधित, ठीक है, शपथ से संबंधित है। जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं वो शपथ लेते हैं, उनके शपथ से संबंधित है। अगला हमारा चतुर्थ की बात करेंगे तो जो राज्यसभा है हमारी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया कि किस राज्य को राज्यसभा की कितनी सीटें दी जाएंगी, ठीक। जैसे सबसे ज्यादा किसकी दी गई है, 31 यूपी की दी गई, यूपी को दी गई है, ठीक है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, राज्यसभा में चतुर्थ में क्या, सीटों का आवंटन। पंचम में कुछ हमारे क्षेत्र हैं जो एससी और एसटी से संबंधित हैं, उनके प्रशासन और नियम से संबंधित है। जो एससी और एसटी क्षेत्र होते हैं इन्हें राष्ट्रपति घोषित कर देते हैं अपने विशेषाधिकार के तहत। उसमें प्रशासन मतलब नियम कानून कैसे कैसे चलाए जाएं, ठीक, उसमें बताऊंगा कैसे। जब इग्नोर कर देते हैं कोई राष्ट्रपति या राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्यपाल इन क्षेत्रों को देखना बंद कर देते हैं, तो राष्ट्रपति कैसे वहाँ पे कानून बनवाते हैं और कार्य कराते हैं। पंचम में ये है हमारा, मतलब एससी एसटी के प्रशासन या नियम से संबंधित कानून का वर्णन किया गया है। अगला छठवीं अनुसूची, छठवीं में क्या है, यह मैंने कहा एससी एसटी के मतलब प्रशासन या नियम से संबंधित। छठवीं जो अनुसूची है वो है हमारी 4 राज्यों को लेकर, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में प्रशासन या नियम से संबंधित, और वो भी लगभग एससी एसटी के लिए रहता है।
तो पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में SC/ST के प्रशासन और नियम से संबंध। अब 4 राज्यों को आपको याद रखना है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। ये 4 राज्य याद रखना है आपको। मिजोरम की जगह यहाँ पे गलत करवाएगा, वो गलत करवाएगा और मणिपुर दे देगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, ये 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, ठीक है। इनको अच्छे से याद रखना है। अगला हम देखते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची ये जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो विषयों का बंटवारा किया गया है, विषयों का शक्तियों का बंटवारा किया गया, विषय सौंपकर, उसके बारे में बात करती है 7वीं अनुसूची। और इसमें कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियों का वर्णन किया गया है। कितनी सूचियों का वर्णन किया गया है? 3। और वो 3 सूची कौन कौन सी हैं? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इन सूचियों के तहत क्या किया गया है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है या विषयों का बंटवारा किया गया है। अब इसको हम आगे देखेंगे। संघ के विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ को होगा। राज्य के विषय हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होगा, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है। अब समवर्ती सूची रहेगी, इसमें विषय जो कानून बनाने का अधिकार है, दोनों को मिल बांटकर बनाने का अधिकार है। लेकिन जब कोई विवाद अगर हो जाता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं और उस समय मान लीजिए कोई विवाद हो गया दोनों में, तो वो जो विवाद के समय कानून मान्य होगा वो किसका होगा? केंद्र का मान्य होगा, समवर्ती सूची, ठीक। अगला हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची है, ये राजभाषा से बात करती है, राजभाषाओं का उल्लेख बताती है। विवरण किसका? इसमें राजभाषाओं का विवरण है, जो मूल रूप से 14 थी, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है, ठीक है। मूल रूप से जो 14 संख्या थी, 22 हो गई। उन 22 को पढ़ेंगे, कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन सी कब बनाई गई। जैसे 21वां संविधान संशोधन है 1967 में, और फिर 71वां संविधान संशोधन है 1992 में, और 92वां संविधान संशोधन है 2003 में। 2003 तो इन 3 संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ है? 8वीं अनुसूची में जो हमारी बाद बाकी की 14 के बाद जो भाषाएं जोड़ी गई उनका उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची, यहां से आपको देखना है नवीं अनुसूची की अगर हम बात करें, नवीं अनुसूची, देखो नवीं अनुसूची की बात करें तो ये अनुसूची बाद में जोड़ी गई है। प्रथम संविधान संशोधन हुआ है और प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से इसको बाद में जोड़ा गया है। इसमें भूमि सुधार कानूनों से संबंधित बात की गई है। रीजन था उस समय क्या था कि 1951 में इसको जब जोड़ा गया तो उससे पहले हमारे यहाँ भूमि सुधार कानून लाए गए थे, जिससे क्या थे, जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे वो अपनी जमीन अपने पास ही रखना चाहते थे और किसानों को बेदखल करना चाहते थे। इसलिए ये संविधान संशोधन में अनुसूची जोड़ी गई और इसमें क्या किया गया? भूमि सुधार कानून डाला गया। नवीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार कानूनों का विवरण ये है। 10वीं अनुसूची को मैं आपको बता दूं, ये मैं केवल आपको सिनेरियो बता रहा हूं कि आप ऐसी इस तरह से अगर शॉर्ट में एक बार में रिवीजन करना चाहे बड़े आसानी से रिवीजन कर सकते। फिर इसको आपको अभी नोट्स के टाइम में मिलेगा, एक एक अनुसूची का नोट्स टाइप मिलेगा, उसको आपको नोट डाउन करना है। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची ये 52वां संविधान संशोधन हुआ है 1985 में और इसको क्या किया गया? संविधान में शामिल किया गया। क्यों किया गया? जो दल बदल को रोकने के लिए, ठीक, दल बदल को रोकने के लिए बहुत सारे, देखो ये दल बदल क्यों हुए थे मैं बताऊं। दल बदल रोकने के लिए क्या ऐसी आवश्यकता पड़ गई थी जो दल बदलों को रोकना बहुत जरूरी हो गया था।
11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची थी वो 73वें संशोधन 1992 द्वारा इसको संविधान में शामिल किया, और इसमें क्या रखा गया, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। अब वो पंचायती राज व्यवस्था 3 प्रकार की थी, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत बताएंगे आगे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, समिति, या और तीसरा था जिला पंचायत, जिला पंचायत। ये अपनी ब्लॉक लेवल पे होती है, ब्लॉक लेवल की पंचायत होती है, ये गांव के लेवल की होती है, गांव, और ये जिला के लेवल की होती है। ये 3 पंचायती राज में ये व्यवस्थाएं की गई, तो उनका विवरण दिया गया है। अगला अगर हम बात करें 12वीं अनुसूची, तो देखो ये भी कौन सा, 73वां, वो 74वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, इसी में ये 12वीं अनुसूची जोड़ी, और ये संबंधित किससे थी, नगरीय स्वशासन से, नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन से संबंधित थी। ठीक है, नगरीय स्वशासन से ये अनुसूची संबंधित थी। अभी इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और नगरीय स्वशासन में, नगरीय स्वशासन से तात्पर्य जैसे हमारे मेयरों का बनना, ठीक है, देखा होगा अपने यूपी में भी 17 मेयर नगर निगम है, वहाँ मेयर चुने जाते, वैसे ही ये नगरीय स्वशासन को ही दर्शाता है। अब बात करेंगे कि नगरीय स्वशासन का पहला चुनाव भारत में कहाँ हुआ था। देखो क्वेश्चन बड़ा अच्छे से पूछा गया है कि नगरीय स्वशासन का पहला चुनाव कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था चेन्नई में, चेन्नई मतलब मद्रास, ठीक है। और अभी हम पूछेंगे पंचायती राज के भारत में पहली बार चुनाव अवधारणा कहाँ पे आई, नागौर, जो राजस्थान का नागौर जिला था। फिर इसके तहत पहली बार चुनाव कहाँ कराए गए, पंचायती राज के पहली बार चुनाव कहाँ हुए थे, आंध्रा में हुए थे, आंध्र प्रदेश में हुए थे। फिर जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है, उसके तहत पहली बार जो चुनाव हुए थे वो कहाँ हुए थे, एमपी में। तो 73वां संविधान संशोधन था, उसके तहत जो चुनाव कराए गए थे पहली बार, वो कहाँ कराए गए थे, एमपी में कराए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिक्कत देते हैं, बहुत कन्फ्यूजन रहती है, तो आप एक एक अनुसूची को बड़े आराम से पढ़ेंगे, ठीक, बड़े आराम से पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। तो देखो मैंने बताया था अभी आपसे कि हमारा जब संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां, या संविधान जब लागू हुआ तब कितनी अनुसूची थी, कितनी थी, 8 अनुसूची थी, ठीक है, 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, ये हमने पहले ही बता दिया आपको। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है, वर्तमान में ये 12 हो गई है। अब इन 8 से जो 4 नई जोड़ी गई हैं उनका हम एक एक का विवरण अलग से पढ़ेंगे। तो मूल संविधान में हमारे में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कितनी है, ये वर्तमान में कितनी है, 12 हैं। देखो वर्तमान में जो 12 अनुसूचियां हैं उनमें से अब एक एक का विवरण देखेंगे हम, क्या है क्या नहीं है। अभी हमने बताया था प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है, प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख है, भारत या उसके राज्य या यूटी, यूटी बताया था अभी, केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश, या एवं उनकी राजधानियों का उल्लेख किया गया है किसमें, प्रथम अनुसूची में। अभी हमारा जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर राज्य बने हैं वो भी किस अनुसूची के तहत बनाए गए हैं, किस अनुसूची में बदलाव किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में ही क्या किया गया है, बदलाव किया गया है, ठीक है। प्रथम अनुसूची के तहत ही बदलाव किया गया है, जो जेके और लद्दाख,
लद्दाख जो हमारे राज्य बने हैं, 2 यूटी बने हैं, वो किस अनुसूची के तहत ही बदलाव में आए हैं? प्रथम अनुसूची के तहत। जैसे 2 राज्य दादरा प्लस दमनदीप, दादरा नगर हवेली और दमनदीप को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया है। वो भी किस अनुसूची में वर्णित है या किस अनुसूची के तहत किया गया है? अनुसूची प्रथम के तहत ही किया गया है। तो भारत राज्य यूटी या उसकी राजधानियों का वर्णन है वो प्रथम अनुसूची में है। अगली हम द्वितीय अनुसूची की अगर हम बात करें तो देखो द्वितीय अनुसूची में जो पदाधिकारी, मैंने बताया ना, जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। अब महत्वपूर्ण पदाधिकारियों में जैसे राष्ट्रपति हैं, सीजेआई हैं, सीजेआई मतलब भारत के न्यायाधीश हैं, राष्ट्रपति हैं, सीजेआई हैं, और बहुत से अधिकारी विधायक हैं और मंत्री वगैरह आते हैं, इनमें महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। देखो पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है, लेकिन एक अपवाद भी है इसका। जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके वेतन का प्रावधान द्वितीय अनुसूची में नहीं किया गया है, द्वितीय अनुसूची में नहीं किया गया है। तो क्यों? उसका रीजन है क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी पद पर काम नहीं करते, वो उपराष्ट्रपति तो हैं लेकिन वो कार्य करते हैं, वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, और उसी पदेन सभापति का वो क्या लेते हैं? वेतन लेते हैं। तो इनके वेतन और भत्ते इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं, ठीक है, किसके? उपराष्ट्रपति के। और ये इनको जो वेतन मिलता है वो किस रूप में मिलता है? उपराष्ट्रपति को वेतन राज्य सभा के सभापति के रूप में, ठीक है। तो इनका वेतन उपराष्ट्रपति के वेतन का, तो ठीक है, उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख इसमें नहीं है, ध्यान रखना इस बात को बहुत अच्छे से। देखो मैं बहुत धीमे अनुसूचियों को करा रहा हूँ और इनको आपको ऐसे ही नोट डाउन करके बड़ा अच्छे से नोट्स बनाना है, ठीक। कुछ लोग मस्ती करने वाले होंगे, वो जीवन के आनंद भी ले लेंगे, उन्हें जीवन के आनंद लेने दीजिए। पढ़ने वाले कुछ ही बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी थोड़ा अच्छे से इनको तैयार करें, और मेरा प्रत्येक वीडियो सीक्वेंस वाइज पड़ा हुआ है, आप अच्छे से उनको वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए और अपनी तैयारियों को जारी रखिए। अगली अगर हम बात करें, अगली तृतीय अनुसूची ये क्या कह रही है? तृतीय अनुसूची महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की शपथ। जैसे जब कोई अपने पद पर आता है, प्रधानमंत्री है या सीजेआई है, राज्यपाल हैं, कोई भी व्यक्ति जब अपने पद धारण करता है तो उसको शपथ दिलाई जाती है किसी न किसी व्यक्ति द्वारा, ठीक है। वो अधिकारी होता है, वो भी उसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उस शपथ का जो वर्णन है वो कौन सी अनुसूची में है? तृतीय अनुसूची में। लेकिन एक अपवाद है, यहाँ पर राज्यसभा का सभापति शपथ नहीं लेता है। क्यों? राज्यसभा का सभापति होता कौन है? उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता तो पहले ही उपराष्ट्रपति पद की शपथ ले चुके होते हैं, तो वो उसकी शपथ नहीं लेते, ना अध्यक्ष ना किसी भी सदन के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते वो शपथ नहीं लेते, वो अपने सदन के सदस्य होने के नाते की पहले ही शपथ ले चुके होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, न तो सभापति शपथ लेते हैं, न लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष शपथ लेता है, वो लोकसभा के सांसद के रूप में पहले शपथ ले चुके होते हैं। अब शपथ ली किस किस की जाती है? तो एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 व्यक्ति हैं जो संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं, बाद बाकी के सभी व्यक्ति अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेते हैं। पद एवं गोपनीयता से मतलब है कि हम इस पद पर आए हैं तो हमारा मूल कर्तव्य क्या रहना चाहिए, और अपनी जो हम कर्तव्य करेंगे, इस पद पर बैठकर जो कार्य करेंगे उनको पहले से उजागर नहीं करेंगे, इसे ही हम गोपनीयता कहते हैं। पद और गोपनीयता की शपथ कौन लेता है, और संविधान की रक्षा की शपथ। तो केवल आपको एक याद रखना है, वो क्या है कि जो लोग संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं बस उनको याद रखो, बाद बाकी की कोई सा भी अधिकारी आ जाए, कोई भी व्यक्ति पदाधिकारी आ जाए, पदाधिकारी, तो उसकी वो शपथ होगी वो पद एवं गोपनीयता की होगी। लेकिन संविधान की रक्षा की शपथ होगी वो कितने लोगों की होगी? 4 लोगों की। वो कौन कौन है? अपने राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं,
प्रमुख अधिकारी, भारत के प्रथम अधिकारी इनको ही माना जाता है। तो ये राष्ट्रपति हैं, ये भी अपने संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। उपराष्ट्रपति भी संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। राज्यों में जो राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में, वो भी किसकी शपथ लेते हैं? संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। और जो न्यायाधीश हैं, सीजेआई हैं, ठीक है, सीजेआई हैं या सीजे हैं राज्यों के, वो सब संविधान की रक्षा की शपथ लेते हैं। बाद बाकी इन चार के अलावा जो भी पदाधिकारी होगा वो सब पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। अगली हम अनुसूची देखेंगे, चौथी अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। अभी मैंने बताया था राज्यसभा में राज्यों या यूटी से, कोई केंद्र शासित राज्य है या कोई केंद्र शासित प्रदेश है, वहां से राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है, सीटें बांटी गई हैं, उनका विवरण है। जैसे यूपी से अपनी राज्यसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं, वो 31 हैं। और अन्य राज्यों को भी ऐसी संख्या दी गई है, अलग अलग अन्य राज्यों की संख्या है, उसकी भी लिस्ट हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की अच्छे से उनको भी तैयार करना। तो चतुर्थ अनुसूची में क्या है? कुछ नहीं है, राज्यसभा में राज्यों या यूटी से जो सीटों की संख्या का विवरण है उसकी बात की गई है। अब आई पांचवी अनुसूची, ये देखिए, इसको मैंने बताया था अभी आप कि भारत के संपूर्ण भारत में जो एससी एसटी के कुछ क्षेत्र विशेष होते हैं, वहां पर कानून या प्रशासन से संबंधित विवरण है, वो अनुसूची 5 में दिया गया है। संपूर्ण भारत की बात की जा रही है यहाँ पे। जो एससी एसटी के कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं, वहां प्रशासन और नियम बनाने हेतु जो कार्य किए जाते हैं उसका विवरण है। अब किसी भी क्षेत्र को, ये याद रखना बहुत अच्छे से याद रखना, भारत के किसी भी क्षेत्र को एससी या एसटी क्षेत्र घोषित करने का अधिकार सिर्फ किसको है? राष्ट्रपति को। भारत में किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पूछ लिया जाएगा कि किसी भी भारत के क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, ना कि प्रधानमंत्री को, ना सुप्रीम कोर्ट की, राष्ट्रपति को है। ओके, तो देखिए अगला हम अनुसूची की बात करें। छठवीं अनुसूची मैंने बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवीं अनुसूची में जो पूर्वोत्तर के 4 राज्य, मैंने बताया था अभी 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उन 4 राज्यों में एससी एसटी के प्रशासन और नियमों से संबंधित, एक बात और बता दूं मैं, मैं यहाँ भूल गया, इस वाले में देखो ये कानून बनाया कब जाता है? ये प्रशासन एकदम लागू कर दिया जाता क्या? नहीं, जब मान के चलिए हमारी यूपी में एससी एसटी के लिए प्रशासन व्यवस्थाएं कब की जाए? मानो जब यूपी के योगी आदित्यनाथ जी हैं, क्या करें कि इन जातियों पर ध्यान देना बंद कर दें, इन जातियों की तरफ ध्यान ना दें, तब हमारे राष्ट्रपति, ठीक है, तब हमारे जो भारत के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर जो जिलाधिकारी होगा, जिन क्षेत्रों में ये एससी एसटी के लोग होंगे, वहां के जो जिला अधिकारी होंगे, उन जिला अधिकारी के माध्यम से, ठीक है, के माध्यम से यहाँ पे क्या करवा देंगे? कानून बनवा देंगे, या प्रशासनिक कार्यों को लेकर कोई कानून बनवा देंगे। अब ये जो कानून जिलाधिकारी साहब ने बनाया है, उसे यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं या राज्यपाल हैं, वो चुनौती नहीं दे सकते कि ये कानून खराब है, ना किसी न्यायालय में जा सकते इस कानून के खिलाफ। क्यों? क्योंकि भाई पहले ध्यान नहीं दिया, अब तुम चुनौती देने जा रहे हो, ये अधिकार नहीं ना, फिर उनका इतनी ताकत नहीं है योगी आदित्यनाथ जी या कोई राज्यपाल हैं या किसी भी राज्य में, यूपी से नहीं करे, किसी भी राज्य में किसी भी मुख्यमंत्री या राज्यपाल को इस अधिकारी द्वारा जो कानून बनाया गया है
वो उसके लिए चुनौती देने का अधिकार नहीं है। ठीक, ये था इसमें। छठवीं अनुसूची की बात करें, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में जो SC ST के लोग हैं उन्हीं के प्रशासन से संबंधित हैं, प्रशासन और नियमों से संबंधित है। उन 4 राज्यों का आपको नाम याद रखना। यहाँ राष्ट्रपति स्वयं निर्णय लेकर कानून बनाते हैं अपना, ठीक है। तो वो राज्य कौन कौन से हैं? एक असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा। इन राज्यों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो पूर्वोत्तर राज्यों में आपको फंसा देगा। क्योंकि यहाँ पूर्वोत्तर राज्य लिखा है, अगर पूर्वोत्तर राज्य नहीं भी लिखा है फिर भी आपको ये फंसाने की कोशिश करेगा, आपसे क्वेश्चन गलत कराने की कोशिश करेगा। लेकिन आप अपनी तैयारी में फुल रूप से रहना, ताकि कितना भी कठिन कोई क्वेश्चन बनता है आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकें। और वो आसानी तभी हो पाएगी जब आप GS को बार बार रिवीजन करेंगे, चाहे वो GS किसी भी सब्जेक्ट का हो। ठीक, तो जैसे यहाँ पे वो आपके लिए गलत करने के लिए क्या लिख सकता है? मणिपुर लिखा है, लिखेगा। और राज्य क्यों नहीं लिखेगा? क्यों? पूर्वोत्तर के राज्य, वो राजस्थान थोड़ी लिखेगा, ना यूपी लिखेगा, जब पूर्वोत्तर में ये आते ही नहीं है। ये ऐसे राज्य नहीं लिखे, वो लिखेगा तो पूर्वोत्तर के राज्यों के बारे में लिखेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 7वीं अनुसूची देखो, 7वीं अनुसूची मैंने बताया था, शक्तियों के केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन करने के लिए, केंद्र और राज्यों के मध्य जो शक्तियों का बंटवारा किया जाए उसके लिए 7वीं अनुसूची अपनी जोड़ी गई, वो सॉरी इसमें संविधान में लाई गई थी। और इसमें जो 3 सूचियां बनाई गई थी उनको देखो। संघ सूची जब बनी थी तो उसमें मूल रूप से 97 सब्जेक्ट थे, मतलब विषय थे। विषय से मतलब है यहाँ पर जैसे विदेश से संबंधित कोई कार्य, ठीक है, विदेश से संबंधित कोई कार्य होगा, बैंकों से संबंधित कोई कार्य होगा, मतलब केंद्र सरकार के अधीन जो कार्य किए जाते हैं उसे कहते हैं संघ सूची के विषय। अब राज्य सूची के विषय मतलब राज्यों को, केंद्र के अलावा राज्यों को जो अधिकार विषय दिए गए हैं, कार्य करने की शक्ति दी गई, उन विषयों को हमने राज्य सूची का विषय कहा है। कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे, उसको हमने कॉमन या सॉरी समवर्ती सूची नाम दिया है। तो मूल रूप से इसमें कितने विषय थे? 97 थे। लेकिन अभी वर्तमान में देखा जाए तो लगभग मैं बता रहा हूं मैं, ठीक है, लगभग में 101 विषय हो चुके हैं, 101 विषय हो चुके हैं वर्तमान में। और इसमें मूल रूप से थे वो 66 थे। लेकिन क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन किया गया, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 में। तो यहाँ से 5 सब्जेक्ट मतलब 5 विषयों को किससे, राज्य सूची से हटाकर वो कहाँ कर दिए गए? समवर्ती सूची में कर दिए गए। तो यहाँ जो मूल सब्जेक्ट थे मूल रूप से वो 66 थे, और यहाँ मूल रूप से समवर्ती सूची में वो कितने थे? 47 थे। ठीक है, कितने थे? 47 थे। तो 5 यहाँ से यहाँ आ गए, तो अभी प्रेजेंट में ये कितने हो गए? 52 हो गए। तो यहाँ अभी प्रेजेंट में यहाँ कितने रह गए? 61 रह गए। ठीक है, 61 रह गए। तो एक बार इसको अच्छे से समझ लो। संघ सूची में जो मूल विषय थे उनकी संख्या 97 थी, लेकिन अभी इनमें लगभग में 101 विषय हो चुके हैं संघ सूची के विषय में। लेकिन अब राज्य सूची की विषय करें तो इसमें मूल रूप से कितने थे? 66 थे। 5 कहाँ आ गए? समवर्ती सूची में। तो प्रेजेंट में यहाँ पे कितने बचे हैं? 61 बचे हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो यहाँ पर पहले 47 थे, और अब कितने हैं? यहाँ पे 47 में अगर 5 अगर वहां से लाके रख दिए गए हैं तो वो कितने हो गए? 52 हो गए। तो ये देखो कब लाए गए? 42वां संविधान संशोधन किया गया। और वो सब्जेक्ट विषय कौन कौन से हैं जो समवर्ती सूची में डाले गए? देखिए, एक तो आपको शिक्षा का है, वनों से संबंध, वन जंगलों से संबंधित, उनके जीवों से संबंधित, बाट, जो अपने बाट नहीं होते मापतौल वाले, और मापतौल, ये विषयों को राज्य सूची से लाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। ये आपकी 7वीं अनुसूची है। अगला 8वीं अनुसूची की बात करें। देखो 8वीं अनुसूची,
8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित। देखो राजभाषा क्या होती है? किसी भी अपने राज्य है ना, 28 राज्य हैं, यूटी हैं, किसी भी राज्य के सरकारी कामकाज के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाएगा उस भाषा को हम राजभाषा का दर्जा देते हैं। अब सरकारी कामकाज से मतलब जिससे मान के चले हम यूपी की बात करें तो यहाँ पे जो सदन चलेंगे, विधानसभा और विधान परिषद सदन चलेगा, और सुप्रीम वो हाई कोर्ट का जो कार्य होगा वो किस भाषा में होगा, तो उस भाषा को हमने क्या नाम दिया है? उस भाषा को हमने नाम दिया है राजभाषा। वर्तमान में जब मूल रूप से जब हमारा संविधान बना था तो मूल रूप से संविधान बना था तो इनकी संख्या कितनी थी? 14 थी। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई है। अब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई है। आप देखते हैं हम वो कौन कौन सी भाषाएं थी। एक मिनट, देखो भाषाओं की संख्या कितनी हो गई है? 22 हो गई। देखो बिल्कुल जैसा मैंने लिखा है वैसा ही लिख लेना, कोई जरूरत नहीं है फालतू की चीजें नहीं लिखनी है, आपको बड़े अच्छे से तैयार करना। देखो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 में, तो कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। तो ये 15वीं हो गई, 15वीं भाषा हो गई। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो 3 भाषाएं जोड़ी गई। इनको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, नमक। एक शब्द रखना, ये तो आप सभी लोग जानते होंगे पहले से, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, नमक से यहाँ नेपाली, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी, कोंकणी। ठीक है, तो ये बन नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और 92वां संविधान, देखो बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, तीनों को अच्छे से याद रखना। बोडो, डोगरी, ठीक है, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक, देखो 21वां संविधान संशोधन, 71वां, 92वां कब कब हुए हैं वो भी हमने बिल्कुल शॉर्ट में लिख दिया, आराम से याद करना अच्छे से। अगला यहां से आपको अनुसूचियों को थोड़ा अच्छे से समझना है और थोड़ा टाइम भी अच्छे से देना है, इनको बार बार वीडियो को देखना है, अच्छे से देखना। देखो नवी अनुसूची, नवी अनुसूची सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा, संविधान में पहला ही संविधान संशोधन कर दिया गया, पहला ही संशोधन कर दिया गया 368 के तहत, और प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ है। और 1951 में जो संविधान संशोधन हुआ है वो क्यों हुआ है? भूमि सुधार को लेकर किया गया है। ठीक, भूमि सुधार को लेकर किया गया। अब इसमें ये भूमि सुधार का मतलब क्या? देखो हम लोग आजादी के समय, आजादी से पहले हमारे यहाँ पे कुछ प्रथाएं चल रही थी, जैसे जमींदारी प्रथा। तो जमींदारी प्रथा के तहत हमारे कुछ लोगों को, भारत के कुछ लोगों को बहुत बहुत सारी जमीनें अंग्रेजों द्वारा दे दी गई थी, और अब उन जमीनों पर हमारे जो कृषक वर्ग था वो खेती कर रहा था। अब हम लोग क्या हो गए थे? 1947 में हम लोग आजाद हो गए। आजाद होने के बाद जमींदारों को ऐसा लगने लगा कि अब अगर इन किसानों को हमने इनसे दूर नहीं किया अपनी जमीनों से, तो ये कहीं ना कहीं किसान अपने आप को इन जमीनों का मालिक समझने लगेंगे। लेकिन दूसरी तरफ सरकार देख रही थी कि ये जमीनें हैं ना, जमींदारों के पास बहुत अधिक है, और इनसे कुछ जमीनें छीनकर जो मजदूर या कृषक वर्ग है उनको दे दी है। इसीलिए ये संविधान संशोधन किया गया उसमें। और दूसरी तरफ ये भी था, ये संपत्ति का अधिकार था, वो एक मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार ऐसा अधिकार जो आप सरकार ने दिया है हमको, उसको हम अपनी मर्जी के हिसाब से कार्य कर सकते हैं। उसमें कुछ ही अधिकार, ऐसा नहीं है कि कुछ भी करेंगे, नहीं। तो उसमें क्या है, मौलिक अधिकार ऐसे अधिकार जो हमें सरकार ने दे दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। अब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो सरकार इसको छीन भी नहीं सकती थी। बड़ा दिक्कत है। तब देखो ये भूमि सुधार से संबंधित है। अब इस जो संविधान संशोधन किया गया ना, इसमें ये कह दिया गया, सरकार ने जैसे ही कहा कि हम जमींदारों की कुछ संपत्ति को ले रहे हैं, ठीक है, और वो गरीबों को दे रहे हैं, या जो जिनके पास भूमिहीन व्यक्ति थे उनको देंगे, कि वो जमींदारों के पास बहुत बहुत सारी जमीनें थी। दूसरी बात, मान के चलो ये हमारा किसी का खेत है और ये सरकार है, तो सरकार यहां से रोड निकालना चाह रही थी, रोड निकालना चाह रही है, ठीक है। अब खेत, ये ए नाम का किसी का खेत है, अब ये एक खेत वाला कहता है नहीं, हम यहां से रोड नहीं निकालने देंगे,
ठीक, वो कहते हैं कि इधर से ले जाओ। तो देखो सरकार को बहुत सारा ऐसे भी खर्चा होता। अब उन्होंने रोड नहीं निकालने दिए, तो सरकार को लगा कि ऐसे तो यार कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा, हर व्यक्ति अपनी जमीन को बता देगा ये हमारा मौलिक अधिकार है। तो उसने पहला ही संशोधन किया था 1951 में भूमि सुधार को लेकर, और कह दिया था देखो हम ये संविधान संशोधन कर रहे हैं, इसके तहत आप न्यायालय में भी नहीं जा सकते, न्याय पुनर्वलोकन की शक्ति नहीं है, ठीक है, इसके तहत नहीं है आपको शक्ति। मैं इसके अंतर्गत जो नवी अनुसूची में विषय डाले गए थे उन विषयों के खिलाफ आप न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं करा सकते, मतलब न्याय नहीं ले सकते, न्यायालय में नहीं जा सकते इन विषयों के खिलाफ। तो देखिए ये हमारा न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति छीन ली गई है। लेकिन बाद में केशवानंद भारती थे, ये केरल के थे, उन्होंने अपनी रिट दायर की थी। उस रिट में 24 अप्रैल 1973 को केरल के केशवानंद भारती थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दे दिया था हाँ कि आप क्या करेंगे, जो नवी अनुसूची में विषय है उसके लिए न्यायिक पुनर्वलोकन के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये लागू कब से हुआ है, देखो ये निर्णय तो कब आ गया है, 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती जो केस हुआ था उसमें इन्होंने निर्णय लिया कि देखो ऐसा होगा। लेकिन ये लागू कब से हुआ है, 2007 से। क्या लागू हुआ है कि आप अपनी जमीन के प्रति न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ ये तात्पर्य है कि केशवानंद भारती ने केस कर दिया, उस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसमें कहा है कि हाँ जो नवी अनुसूची में जो विषय पड़े हैं 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले, उनके खिलाफ आप न्यायिक पुनर्वलोकन के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, उससे पहले वाले विषयों के लिए नहीं। कब से, 24 अप्रैल 1973 से पहले वाले विषयों पर नहीं जा सकते, लेकिन बाद में पढ़े वो जा सकते हैं। कब से, 2007 से जा सकते हैं, 2007 से जा सकते हैं। तो ये भूमि सुधार से संबंधित था। अगला बहुत इंपोर्टेंट है, 10वीं अनुसूची है, वो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब देखो 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में, ये हुआ था दल बदल को रोकने के लिए। दल बदल को कैसे रोके, दल बदल से तात्पर्य है कि देखो हम आजादी के बाद कुछ समय तक क्या चलता रहा कि सरकारें तो काम करना चाह रही थी, लेकिन उन्हें एक चीज का डर लगा रहता था कि कोई हमारा विधायक या सांसद ना तोड़ ले जाए जिससे हमारी सरकार गिर जाए। तो सरकार काम करती या इन विधायकों को टूटने से रोकती, तो सरकारें कम काम कर पा रही थी। तो इससे संबंधित, इससे क्या होता था, विधायक चले जाते थे, दल बदल कर लेते थे, तो सरकारें गिर जाती थी। इसी को रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया और वो अनुसूची 10 में रखा गया और 52वां संविधान 1985 में। और ये कह दिया गया, क्या ये पूछा जाए 10वीं अनुसूची के तहत जो दल बदल था वो पूर्णतः रोक दिया, नहीं पूर्णतः नहीं। ये कहा गया था अगर जीते हुए कुल किसी पार्टी के जीते हुए सदस्य हैं वो 1/3 से अगर कम जा रहे हैं तो उनका दल बदल नहीं माना जाएगा और उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक, जैसे मान के चलो बीजेपी है, ठीक, इधर बीएसपी ले लो, बीएसपी, ठीक है, ये बीएसपी ने मान के चलिए 30 सीट है इसके पास, तो इसमें से अगर 1/3 जा रहे हैं, 1/3 जा रहे हैं मतलब 10 लोग जा रहे हैं तो वो दल बदल मान लिया जाएगा। अगर इससे कम जा रहे हैं, 1/3 से कम जा रहे हैं तो दल बदल नहीं माना जाएगा और उस सदन द्वारा, उस सदन के अध्यक्ष द्वारा, जिस सदन में का भी सदस्य जाना दल बदल करना चाह रहा है उस सदन के सदस्य द्वारा इनकी सदस्यता को भी रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पूर्णतः क्या किया गया था, पूर्णतः दल बदल पर रोक नहीं लगाई थी 52वें संविधान संशोधन द्वारा, लेकिन फिर 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। ठीक है, 2003 में किया गया, इसमें कहा गया नहीं संविधान दल बदल को पूर्णतः ही रोक दो, पूर्णतः ही रोक दो। लेकिन फिर इसके द्वारा भी पूर्णतः ना रोका गया, इसके द्वारा भी ये कह दिया गया अगर अब कोई 2/3 सदस्यों से कम, अगर जीते हुए पार्टी के सदस्य हैं अगर दल बदल कर रहे हैं और 2/3 से कम जा रहे हैं तो वो दल बदल नहीं माना जाएगा और उनके सदन की, जिस सदन के उस सदन की सदस्यता को भी समाप्त किया जा सकता है। तो पूर्णतः न तो 52वें संविधान 1985 में इसको पूर्णतः दल बदल पर रोक लगाई गई, न 91वें संविधान संशोधन 2003 में हुआ उसमें पूर्णतः रोक लगाई गई। 85 वाले में 1/3 से कम जा रहे हैं तो उनको दल बदल नहीं माना जाएगा और 91 में 2003 में बताया गया अगर 2/3 से कम जा रहे हैं
तो उनका भी दल बदल नहीं माना जाएगा और इनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, सदस्यता रद्द करने का अधिकार उस सदन के अध्यक्ष को होगा। अध्यक्ष, जैसे अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा का अध्यक्ष, और राज्यसभा की बात करूं राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करते हैं? सभापति काम करते हैं। ठीक है, तो वो ये है आपका 10वीं अनुसूची से 11वीं अनुसूची। देखो 11वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई है। 73वां संविधान संशोधन हुआ है, कौन सा? 73वां संविधान संशोधन 1992। तब 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसमें क्या रखा गया है? पंचायती राज व्यवस्थाओं का वर्णन किया गया है। पंचायती राज, देखो 1992 में ना 2 संशोधन हुए थे एक साथ, एक 73वां संविधान संशोधन और एक 74वां, एक साथ पारित किए गए थे। एक साथ पारित किए गए थे। अब एक साथ पारित किए गए हैं 1992 में। तो यहाँ पे देखो जो 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई और इसका विषय क्या था? पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित थी। इसमें पहली बार जो भाग 9 खाली पड़ा था उसमें क्या रख दिया गया? पंचायत, ग्रामीण पंचायत। ठीक है, कौन सी पंचायत? ग्रामीण। 3 प्रकार की पंचायतें हैं। भाग 9 में ग्रामीण पंचायत को रखा गया और इसमें अनुच्छेद पहले से 43 तो था लेकिन खाली पड़ा था। अनुच्छेद कितने जोड़े गए? 243 से लेकर 243 ओ तक। तो कुल अनुच्छेद कितने जोड़े गए? यहाँ 16 जोड़े गए। ठीक है, 16 जोड़े गए। मैं एक पंचायत की अगर बात करें तो 3 प्रकार की पंचायत में पीछे बता चुके हैं, आराम से देख लेना। 73वें संविधान संशोधन का एक बात बहुत अच्छे से याद रखना कि जो 73वां संविधान संशोधन है उसके तहत वो लागू कब हुआ भारत में? तो वो हुआ 24 अप्रैल 1993 में, ये संपूर्ण भारत में। तो इसी दिन से तो क्या मनाते हैं हम? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। तो ध्यान रखना संपूर्ण भारत में ये 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ है? 24 अप्रैल 1993 में, और इसी दिन से हम 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाते हैं। एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये 73वां संविधान संशोधन था, ये सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया? इसके तहत सबसे पहले चुनाव कहाँ हुए? सबसे पहले चुनाव हुए हैं अपने एमपी में। लेकिन संपूर्ण पंचायती राज की बात करें, संपूर्ण पंचायती राज का पहला चुनाव था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, मैंने पहले ही बता दिया था। और जो पंचायती राज की व्यवस्था रखी गई थी स्थानीय सुशासन के रूप में, वो राजस्थान के जो नागौर था वहां पे रखी गई थी। ठीक, अब इसमें 11वीं अनुसूची में विषय कितने दिए गए? 11वीं अनुसूची को मद बोलें, विषय बोलें या कार्य बोलें? कार्य, विषय, मद कितने हैं? 29 दिए गए। ठीक है, 29 दिए गए। अगला अनुसूची देखिए, लास्ट अनुसूची हमारी 12वीं अनुसूची है। 74वां संविधान संशोधन 1992 में पारित हुआ। ठीक है, अब इसके तहत क्या हुआ है? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और 12वीं अनुसूची में क्या है? नगरीय सुशासन। नगरीय सुशासन से मतलब है जहां मेयर लोग बनते हैं उसे नगरीय सुशासन का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो देखो नगरीय सुशासन, अब इसमें क्या क्या हुआ है? 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगरीय सुशासन से संबंधित है। इसमें क्या किया गया? भाग 9A को शामिल किया गया और अनुच्छेद 243P से 243 ZG मतलब Z तक हो गया, उसके बाद A B C G इस तरह से। तो ये कुल अनुच्छेद 12वीं अनुसूची के द्वारा कितने जोड़े गए हैं? 18, और 11वीं के द्वारा 16 जोड़े गए थे। ठीक है, अब इसको मद कितने दिए गए? मद कितने हैं? 18 हैं, अच्छे से देख लेना, उसमें 29 थे। 1 मिनट, 1 जून 1993 में क्या हुआ? 74वां संविधान संशोधन संपूर्ण भारत में लागू हुआ। संपूर्ण भारत में लागू हुआ। और 73वां कब हुआ था? मैंने बता दिया 24 अप्रैल 1993 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। 74वां कब लागू हुआ है? 1 जून 1993 में संपूर्ण भारत में लागू हुआ। ये आपकी अनुसूचियां थी और आप देख लेना। ठीक है, बहुत अच्छे से इसका नोट्स बनाना और
ठीक है, तो आप बस लास्ट में एक ही, आप इसको अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। ठीक, तो अब आगे कल मिलते हैं। जय हिंद।